Assalamu alaikum students. My name is Dr. Samiullah and I am biology lecturer in Superior Group of Colleges. My dear students, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में वो हैं सम कॉमन डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहली डिजीज़ है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया को आप आम ज़ुबान में बदहज़मी भी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्पेप्सिया की डेफिनीशन क्या है। अगर आपकी फूड सही तरह से डाइजेस्ट ना हो या पूरी फूड डाइजेस्ट ना हो तो इसको डिस्पेप्सिया का नाम दिया जाता है। डिस्पेप्सिया खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी और ऑर्गन के सही काम ना करने की वजह से हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डिस्पेप्सिया हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्पेप्सिया में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में आपको दर्द हो सकती है। फ्लैचुलेंस कहते हैं, पेट में ऐसा फील होगा कि जैसे पेट के अंदर हवा इकट्ठी हो गई है। हार्ट बर्न, सीने में जलन होगा। नोज़िया मीन कि आपको फील होगा कि आपको वॉमिटिंग आ रही है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि डियर स्टूडेंट्स ये सारी सिम्टम्स एक साथ हों, इनमें से 2-3 हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं और कुछ कुछ देर के बाद ये सिम्टम्स रिपीट भी हो सकती हैं। डिस्पेप्सिया की जो रीज़न है आपके स्टमक का सही काम ना करना। स्टमक और इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं वो कम रिलीज़ हो रही हैं या प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो रही, या आपके लिवर से जो बाइल सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी में ठीक नहीं है, तो फिर ये डिस्पेप्सिया कॉज करेंगे। आफ्टर डिस्पेप्सिया इज फूड पॉइजनिंग। डियर स्टूडेंट, फूड पॉइजनिंग ये एक ऐसी टर्म है कि अगर आप कोई ऐसी फूड खा लें जिसमें साल्मोनीला एंड कैम्फेलोबैक्टर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? डियर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया जो हैन है इसकी इंटेस्टाइन में, कैटल्स की इंटेस्टाइन में और बर्ड्स यानी कि डक की इंटेस्टाइन में भी मौजूद है। तो अगर आप इन चिकन्स के एग, कैटल का मिल्क या मीट और इसी तरह डक के एग्स और मीट अगर आप खाएं तो आपको ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया हैं इन सब एनिमल्स में नेचुरली मौजूद होते हैं, लेकिन इन एनिमल्स को बीमार नहीं करते। लेकिन इनसे ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आएंगे तो ये हमें फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा जब एग, मिल्क और मीट का इस्तेमाल करें तो इस बात का बखूबी आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ें सही तरह से पकी हुई हैं और दूध सही तरह से उबला हुआ है, पास्चराइज्ड है, तो फिर उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि ये बैक्टीरिया हम तक ना पहुंच सकें। अगर हमारी गलती की वजह से ये बैक्टीरिया हमारी फूड के साथ हम तक पहुंच जाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स में डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो सकती है। और जब आपने ऐसी कोई पॉइजनस फूड खाई जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद थे तो वो फूड खाने के 12 से 24 घंटों के बाद आपको ये सिम्टम्स अपीयर होंगी। माय डियर स्टूडेंट, हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं वो अनपास्चराइज्ड मिल्क को कंज्यूम करने की वजह से हैं, जिसको हम कच्चा दूध कहते हैं, दूध उबाले बगैर इस्तेमाल करना, और ऐसा मीट खाना जिसको सही तरह से नहीं पकाया गया, तो ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। एक बात आप याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हम अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में जो मीट है उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर उस मीट में के जो आपने मीट अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया, जब आप उसको डीफ्रोस्ट करते हैं, उसको फ्रिज से निकालते हैं, तो उस मीट में से ब्लड और कुछ पानी है वो रिलीज़ होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं।
तो ये जो ब्लड और जो पानी इस फ्रोज़न मीट से रिलीज़ होता है, इसमें भी वो साल्मोनेला एंड कैम्फैलोबैक्टर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लड और जो पानी फ्रोज़न मीट से रिलीज़ हुआ, अगर ये आपके हाथों को आपके किचन में रखे दूसरे बर्तन के साथ लग जाए, तो ये बैक्टीरिया उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उन बर्तन में खाने की वजह से वो बैक्टीरिया आपको फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकेंगे। इसलिए इस जो फ्रोज़न मीट है, इसे निकलने वाले पानी और ब्लड को बाकी बर्तनों से दूर रखा जाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग की माय डियर स्टूडेंट्स एक सीवियर फॉर्म भी होती है जिसको बॉचुलिज्म भी कहते हैं, इसको बॉचुलिनम भी कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बॉचुलिनम। ये बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में फूड के साथ चला जाए तो हमें फूड पॉइजनिंग की एक सीवियर फॉर्म हो जाएगी जिसको हम बॉचुलिज्म कहते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसी फूड्स में है जो प्रॉपरली पैक्ड नहीं है, प्रॉपरली केन्ड नहीं है, उनकी जो पैकिंग है वो अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे जो मीट पहले से मार्केट में फ्रोज़न फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारा जो कार्डिक फेलियर हो जाएगा, दिल काम करना बंद कर देगा और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग है वो बंद हो जाएगी। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि बोचुलिनम नो डाउट एक फैटल डिजीज़ है, इससे डेथ भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही बोचुलिज्म स्टार्ट होगी तो आपको जो सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं वो फटीग है, आपको थकावट फील होगी, डिजीनेस, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, डबल विजन आपको, क्योंकि विजन आपकी जो है वो इम्पेयर हो जाएगी तो आपको दो दो नज़र आएंगे, सर में दर्द होगा, नोज़िया वॉमिटिंग होगा, डायरिया और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये ज़्यादातर ऐसे मीट को खाने से होता है जो केन्स में पैक होते हैं और वो प्रॉपरली जो स्टोरेज कंडीशंस हैं उन पे स्टोर नहीं होते। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी जिसको हम मोटापा का नाम भी देते हैं। ओबेसिटी का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी पे एबनॉर्मल अमाउंट में फ़ैट जमा हो जाए, और ये फ़ैट क्यों जमा होगी? अगर आप अपनी डेली नीड से ज़्यादा फूड खाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा फूड आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, ये एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये आपके पेट पे, एब्डोमेन पे होते हैं, अराउंड द किडनीज़ होते हैं और आपकी स्किन के नीचे ये एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ओबेसिटी को क्यों बुरा समझा जाता है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, हम इसकी डिटेल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ओबेसिटी होती क्यों है। तो जब तो आप अपनी फूड को अपनी डेली नीड से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब एडिपोज टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो इन फैट्स को जमा करते करते एक बड़ा फैट का मॉलिक्यूल बना देंगे और फैट का मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो जाएगा कि सेल को मजबूरन अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपने साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा। तो जिस जिस तरह सेल का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो आपकी ओबेसिटी और आपका बॉडी का वेट भी बढ़ता जाएगा। कुछ लोग इस तरह से हैं कि वो अगर बहुत ज़्यादा खा भी लें तो वो फिर भी मोटे नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली नीड से थोड़ा सा ज़्यादा खा लें तो उनमें ओबेसिटी हो जाती है। ये सब रीज़न है उनमें मौजूद हार्मोन्स, ख़ास तौर पे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स और जीन्स पे। आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें तकरीबन सब लोगों को ओबेसिटी होती है और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें सारे लोग स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, उनमें ओबेसिटी नहीं होती। तो ये जीन्स पे भी ओबेसिटी डिपेंड करती है। ओबेसिटी हो जाए तो उसके बाद हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर की बीमारी हो सकती है और स्टमक के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स भी, जैसे कि अल्सर, ये इस तरह की दूसरी बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम अगली डिसऑर्डर पे बात करेंगे विच इज़ एनोरेक्सिया नर्वोज़ा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है
ये असल में एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब कि कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये डिसऑर्डर है असल में हमारे ब्रेन की वजह से। ये है क्या कि आपको ये एहसास होगा कि अगर आप खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, तो इस डर से आप खाना पीना छोड़ दें, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है। अब जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ओरिजिनली ये जो पर्सन है ये मोटा नहीं है, लेकिन जब ये अपने आप को मिरर में देख रहा है तो इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, तो इस डर से वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और इस एनोरेक्सिया नर्वोज़ा का शिकार सबसे ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, जिनकी एज 12 टू 21 ईयर होती है, यानी कि जो प्यूबर्टी की एज होती है फीमेल्स में, उसमें ज़्यादातर एनोरेक्सिया नर्वोज़ा की कंडीशन जनरेट हो सकती है। और इसकी वजह से उन फीमेल्स का जो बॉडी वेट है वो डेंजरस लेवल तक डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा का मैकेनिज़्म किस तरह से होता है कि जैसे ही गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 12 साल से 21 साल के दरमियान, तो उनको एहसास होता है कि उनका बॉडी वेट कम होना चाहिए, क्योंकि बॉडी वेट कम होने की वजह से उनको ये एहसास होता है कि वो खूबसूरत नज़र आएंगी, तो इसलिए वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करती हैं, और ओवर एस्टिमेट करने की वजह से वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का वेट नॉर्मल वेट से भी कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा के इंडिविजुअल्स हैं प्यूबर्टी की एज में आके खाना पीना छोड़ देते हैं, तो जो प्रॉपर सेक्सुअल करैक्टर्स अपीयर होने थे, प्यूबर्टी की जो चेंजेस आनी थी फीमेल बॉडी में, वो नहीं आएंगी, और इस तरह की जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को एक बच्चे की तरह बिहेव करना पसंद करेंगे। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये है कि एक साइकेट्रिस्ट इन इंडिविजुअल्स को डिफरेंट सेशंस के थ्रू ये बात समझाए कि आपको लाजमी नहीं है कि आप अपने बॉडी के वेट को कम करेंगे तो आप खूबसूरत नज़र आएंगे। इसके लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और इसकी ट्रीटमेंट में 2 से 4 साल और इससे ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है बॉडी के वेट को दोबारा गेन करने में। अगर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के बाद भी ये इंडिविजुअल्स खाने पीने से इनकार कर दें, तो फिर हम इनको जो न्यूट्रिशंस हैं वो इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में, और इंट्रावीनस यानी कि ब्लड में इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगा के इनके न्यूट्रिशन को पूरा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा से रिलेटेड एक कंडीशन है बुलिमिया नर्वोज़ा। ये बुलिमिया नर्वोज़ा ये 21 साल के बाद, यानी कि ये थोड़ी ज़्यादा एज की फीमेल्स में ये कंडीशन होती है बुलिमिया नर्वोज़ा। बुलिमिया नर्वोज़ा में आप जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इन इंडिविजुअल्स का दिल करेगा कि वो बहुत ज़्यादा खाएं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा खाएंगे, और क्या चीज़ वो सबसे ज़्यादा खाएंगे, फैटी फूड, फ्राइड फूड और क्रीम केक्स। तो पहले तो उनका दिल करेगा तो वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाएंगे, लेकिन जब वो ये सब खा चुके होंगे तो उनको एहसास होगा कि इतना ज़्यादा खाने के बाद उनको ओबेसिटी हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग का मतलब है कि अपनी ही फिंगर को अपने फेरिंग्स में डाल के उसको इरिटेट करेंगे, तो जो कुछ भी खाया होगा वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर वापस निकल आएगा। या फिर वो एक दिन खा के अगले 2-3 दिन खाना पीना छोड़ देंगे, या वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स खा लेंगे जिनको परगेटिव्स कहते हैं, वो मेडिसिन्स उनको डायरिया इंड्यूस कर देंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद या तो उस खाई हुई चीज़ों को वॉमिटिंग के थ्रू निकाल देना, या फिर अगले 2-3 दिन कुछ भी ना खाना, या ऐसी मेडिसिन्स खा लेना जो उनको डायरिया इंड्यूस कर दें और जो कुछ खाया है वो डायरिया के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही रिमूव हो जाए। ऐसा करने से उनकी बॉडी में, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, और बॉडी में और डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शंस हो जाती हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रोलॉन्ग्ड है, और सबसे पहले तो हम
इन इंडिविजुअल्स का जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करवाएंगे, और क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाए होंगे तो इनकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो चुकी होगी। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम उनको इंट्रावीनस प्रोटीन या प्रोटीन डाइट उनको हम देंगे। लेकिन इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं इनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखा जाएगा कि वो इस तरह की फूड जो उनके लिए बैंड है वो नहीं खाएंगे, और अगर वो फूड खा लें तो वो वॉमिटिंग नहीं करेंगे या वो ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनसे डायरिया हो जाए। इसलिए इनको हम अपनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन में इंडिविजुअल्स को रखेंगे जब तक उनकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट वन इज़ पाइल्स। डियर स्टूडेंट, पाइल्स को हेमोराइड भी कहते हैं। पाइल्स और हेमोराइड क्या है कि आप में अगर जैसे ये एनस और रेक्टम के मसल्स में वेन्स ख़राब हो जाएं, टूट जाएं और ज़ख्मी हो जाएं, तो जब वो पर्सन फीसिस रिमूव करने लगेगा, बाउल मूवमेंट का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन की जब मूवमेंट्स होंगी, फीसिस की रिमूवल होगी, तो उसके साथ साथ जहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन वाउंडेड होगी वहाँ से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी। इसको हम पाइल्स कहते हैं। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी उन पेशेंट्स में जिनको पहले से कंस्टिपेशन होगी। तो कंस्टिपेशन की वजह से फीसिस इतने ज़्यादा हार्ड होंगे कि वो फीसिस जहाँ जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से पास कर कर आ रहे होंगे तो वो सारी लार्ज इंटेस्टाइन को वाउंडेड करते हुए, ज़ख्मी करते हुए आ रहे होंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो जब वो फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन से पास कर रहे होते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में पेन शुरू हो जाती है। उस पेन की वजह से पेशेंट को ये एहसास होता है कि अगर मैं फीसिस को रेक्टम और एनस से रिलीज़ करूँगा तो ये पेन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो फीसिस को रिमूव करने की बजाय रेक्टम में ही जमा रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पाइल में जो रेक्टम है उसमें फीसिस काफ़ी देर स्टोर रहने की वजह से वो जो रेक्टम है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से रेक्टम में इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। और इस तरह के पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो हार्ड सीट के ऊपर, किसी हार्ड जगह के ऊपर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब हम किसी हार्ड सीट और हार्ड जगह के ऊपर बैठते हैं तो हमारी एनस और रेक्टम के जो मसल्स हैं वो पहले से ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कंडीशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। पाइल्स की ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स को ये गाइड करेंगे कि वो ऐसी फूड ज़्यादा खाएं जिसमें फ़ाइबर्स शामिल हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फूड सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आम तौर पे एक मशहूर चीज़ है इस्पागोल हस्क, उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट फाइबर और रफेजिस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं ये प्लांट फाइबर्स में शामिल हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन्स का इस्तेमाल भी करवाया जाता है। अब अगर पाइल्स की कंडीशन को देखते हुए हमें ये लगता है कि वो ब्लीडिंग वाला एरिया ठीक नहीं हो सकता, तो हम एक सर्जिकल ऑपरेशन से हम उसका वो जो डैमेज्ड एरिया है इंटेस्टाइन का उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट डिसऑर्डर हमने पढ़ना है वह अल्सर। डियर स्टूडेंट, अल्सर को हम कॉमनली कहते हैं इंटरनल वाउंड। आपकी बॉडी के अंदर किसी जगह पे कोई ज़ख़म हो जाए तो उसको अल्सर कहते हैं। अब जो हमारा स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन में म्यूकस प्रेजेंट है। अगर किसी वजह से आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में जो म्यूकस है वो मौजूद ना हो, ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आपके जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने फूड डाइजेस्ट करनी थी वो आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ही डाइजेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से स्टमक में
अल्सर हो जाएगा और एक सोर हो जाएगा, एक ज़ख़म हो जाएगा। ज़्यादातर जो अल्सर हैं वो एक ज़ख़म के तौर पर ही रहते हैं। कभी कभार वो ज़ख़म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्टमक में बाकायदा सुराख हो जाता है, होल हो जाएगा, जिसका नुकसान ये होगा कि आपके स्टमक में जो फूड जाएगी वो इस होल के थ्रू स्टमक से निकल के आपके पेट में इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेट में इन्फेक्शंस, और ये हमारे लिए फैटल भी हो सकता है अगर अल्सर की ट्रीटमेंट ना करवाई जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्सर की वजह आपके स्टमक में एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, और आपके स्टमक में एसिडिटी या तेज़ाबियत क्यों होती है, इसकी रीज़न है स्मोकिंग, स्पाइस, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली फूड खाना, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्ट्रेस, किसी वजह से आप परेशान हैं, टेंशन में हैं और काफ़ी लंबे अरसे से आप परेशान हैं, तब भी आपके स्टमक में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होंगी। एंड अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन, जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों में स्टमक में एसिडिटी और स्टमक में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी, जो कि अल्सर कॉज कर सकेगी।